वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है और मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूँ। टुडे हिस्ट्री आज का जो टाइम है 4 फरवरी, ये चोरा चोरी कांड के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 100 वर्षों का महोत्सव मनाया जा रहा है चोरा चोरी कांड के उपलक्ष्य में। जैसा कि छोटी सी स्टोरी आप सभी को पता होगी कि चोरा चोरी कांड क्या था कि एक गुस्सा आई भीड़ ने यहाँ पर पुलिस स्टेशन को जला दिया था। तो हमारे इतिहास के अंदर जो ये गाथा है, ये बहुत शूरवीरों की गाथा बताई जाती है और इसके अंदर इस आंदोलन की वजह से देश के अंदर बड़े-बड़े मूवमेंट जो थे, वो यहाँ पर रुक चुके थे। जैसे असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ऐसे 2 बड़े जन आंदोलन थे जो यहाँ पर रुक चुके थे। इस पूरी चर्चा करेंगे इस टॉपिक के ऊपर क्योंकि आज का दिन जो था, वही इसी दिन का दिन था जिस दिन ये सारी घटना घटी गई थी। तो इसको स्टार्ट करते हैं इतिहास को और अ, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। पहले पुरानी जो हमारी प्री हिस्ट्री है उसको थोड़ा-सा पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इस आज के टॉपिक पर आएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उसके से पहले स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। यूट्यूब पर करंट अफेयर्स की वीडियोज़ यहाँ पर अवेलेबल है, लेक्चर डिस्कशन है, पीडीएफ टेलीग्राम पर है और फेसबुक पेज पर आप हमसे जुड़कर अपनी क्वेरीज बता सकते हैं और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ने पर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है? तो गुस्सा आई भिड़ों ने चोरी चोरा पुलिस थाने को आग लगाई दी थी। हिंसा के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो यहाँ पर डेट जो है वो आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में डेट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो 4 फरवरी यहाँ पर जो लिखी गई है वो गोरखपुर जो अभी यूपी में रहता है, तो गोरखपुर के अंदर यहाँ पर चोरा-चोरी पुलिस स्टेशन जो था, वहाँ पर आज भी स्मारक बना हुआ है अच्छा-सा। तो उस चोरा-चोरी पुलिस थाने में गुस्सा आए भीड़ ने आग लगा दी और 4 फरवरी को ये हुआ था और 12 फरवरी को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया। पूरी चीज़ यहाँ पर हम पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले पुराने इतिहास की ओर चलते हैं कि 1919 से 1922 1900 थोड़ा लिखने में यहाँ रहेगा। मैं एज़ ए ईयर जो है वो यहाँ पर आपके सामने रिप्रेज़ेंट कर दूँगा। बाकी सारी चीज़ मैं आपको वर्बली यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। 1919 से 1922 के अंदर जो थे 2 जन आंदोलन यहाँ पर हुए थे। 2 जन आंदोलन कौन-कौन से हुए थे? तो खिलाफत आंदोलन और दूसरा जो था वो असहयोग आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन यहाँ पर 2 जो थे मेन आंदोलन यहाँ पर हुए थे। जन आंदोलन थे, तो ये क्यों हुए थे? दोनों ही आंदोलन जो है भिन्न-भिन्न मुद्दों पर मौजूद थे या उनके सहयोग से हुए थे। तो इनमें क्या था कि अ, अहिंसा और असहयोग एकीकृत योजना को अपनाया गया, ठीक है ना? इन दोनों का मकसद जो था भिन्न-भिन्न मुद्दे थे पर इनमें क्या था अहिंसा और असहयोग एक एकीकृत योजना अपनाई गई जिसके माध्यम से उन्होंने क्या किया कि एक खाका तैयार किया इस योजना का। पर इसके दरमियान क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस जो होती है, मुस्लिम लीग जो होती है मुस्लिम लीग का एकीकरण देखा गया, ठीक है ना? इनमें असहयोग और अहिंसा की बात हुई थी, पर यहाँ पर एकीकरण जो देखा गया वो मुस्लिम लीग का देखा गया और मुस्लिम लीग ने राजनीतिक प्रदर्शन आयोजित किया और अपनी पार्टी अलग बनाने की कोशिश की, ठीक है ना? तो असहयोग किया, तो दोनों आंदोलन की पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो रोलट एक्ट जो था पंजाब में मार्शल लॉ लागू करना और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था बर्बरतापूर्वक जिस तरह से हमारे नरसंहार किया गया था, उन दोनों के देखते हुए विदेशी शासन की क्रूर और असभ्य चेहरे को सामने उजागर किया था। तो इसी वजह से ये दोनों चीज़ें यहाँ पर उत्पन्न हुई थी और पंजाब में जो था यहाँ पर हेक्टर आयोग जो आया था उसका भी पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट आई थी। तो उस वजह से भी एक पंजाब में एक थोड़ा-सा हेट का मतलब कह सकते हैं जन आक्रोश का यहाँ पर केंद्रित हुआ था। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो ब्रिटिश संसद है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर जनरल डायर की कार्रवाई को उचित ठहराया गया। सबसे बड़ी बात थी कि उसे क्या कहा गया, ये पॉजिटिवली बोला गया कि बहुत सही था, ऐसा गलत है वैसे तो। और यहाँ पर क्या होता है कि असंतुष्ट भारतीय जो होते हैं, वो द्वैत शासन की अपनाई गई इस जो सुविचारणी है, अच्छा विचारणी है, उसके बारे में अ, मॉन्टू मॉन्टू चेरफोर्ड सुधार
जो बोला गया था वो भारतीय स्वशासन स्वशासन की बढ़ती मांग को पूरा करने की विफल रही। मतलब यहाँ पर मॉन्टू फोर्ड जो थे उनके द्वारा जो सुधार लाए गए थे उसके अंदर स्वशासन की मांग को यहाँ पर पूरा विफल बताया गया। तो ये जो थे वो दो ही ऐसी घटनाएं थी। और यहाँ पर एक और मुद्दा भी यहाँ पर रहा कि भारतीय आर्थिक कठिनाइयां भारत को सामना करना पड़ा। तो इन दोनों का मेन मुद्दा जो था, पहला तो था सरकार का कुरूर प्रवृत्ति, ठीक है ना? और दूसरी हमने बताई थी कि यहाँ पर असंतोष की भावना भारतीयों में फैल चुकी थी क्योंकि द्वेष शासन था और कुविचारित अगर योजनाएं थी तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रही थी। और तीसरा जो अगर देखें महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर है आर्थिक कठिनाइयाँ। आर्थिक कठिनाइयाँ कैसे थी कि प्रथम विश्व युद्ध में जब जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब देश में आर्थिक स्थिति विशेषकर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई तो भारत के औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई। जैसे ही मांग है, ये इकोनॉमिक्स का फंडा है कि अगर आपकी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो उत्पादन में कमी आ जाएगी और इससे क्या होगा कि करों और किरायों में बोझ में वृद्धि हो जाएगी। यही चीज़ है कि अगर रेट बढ़ रही है तो आपकी मांग जो मार्केट में कम हो रही है, मांग बढ़ रही है तो वैल्यू कम हो रही है, घट रही है। तो इस वजह से क्या हो गया, उत्पादन में कमी आने के कारण ये खतरनाक साबित हो गया। क्योंकि जिस चीज़ की वैल्यू पहले कोई ज़माने में कम थी, वो आज के टाइम बहुत ज़्यादा महँगी है। तो ये सबसे बड़ी लोगों के पास उस समय इनकम ऑफ सोर्स कम था। वो अपने ही आत्मनिर्भर थे, अपने ही सामान को यूज़ करते थे और अपने ही सामान से अपना पूरा प्रोसेस चलाते थे। और वहाँ से जो रेवेन्यू होता था, वो तो अंग्रेज़ी ले लेते थे। तो ये सारी समस्याएँ भारतीयों के सामने आई थी। अगर खिलाफत आंदोलन का मुद्दा देखा जाए, तो खिलाफत आंदोलन जो था, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ अ, कह सकते हैं कि एक अलग से समूह बनाने की कोशिश की गई थी, जिसके अंदर भारतीय सहित विश्व के मुस्लिम तुर्की के सुल्तान को भी अपना आध्यात्मिक नेता जैसे उसमें कहा गया था कि आध्यात्मिक नेता खलीफा खलीफा मानते थे। मतलब यहाँ पर ये बात है, आध्यात्मिक रूप से वो अपने नेता को खलीफा मानते थे। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ में संगठन किया, तो यहाँ पर ये मुद्दा बहुत ज़्यादा एक अलग तरीके से पहचान बनाने लग गया। और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या होता है कि वो मुद्दा यहाँ से आगे की तरफ देखा गया, ठीक है ना? और इसके साथ में अगर असंतुष्ट भारतीय मुसलमान थे, तो असंतुष्ट भारतीय मुसलमानों ने क्या किया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस विश्वास के साथ में ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था कि तुर्क साम्राज्य के प्रवर्तक स्थान जो हैं, उसपे खलीफा को दे देंगे, मतलब ऐसा उनका कहना था। तो ये विश्वास जो था, ये अंग्रेजों ने, हालाँकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में तुर्की साम्राज्य का विभाजन हो गया था और तुर्की साम्राज्य को अलग-अलग कर दिया गया था। तो अलग-अलग कर दिया गया था और खलीफा जो था, खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया था, ऐसा उसमें बताया गया है। उस समय ऐसी घटनाएँ घटी गई थी, तो इससे मुस्लिम नाराज़ हो गए और उन्हें खलीफा से अपमान माना, इसका अपमान माना खलीफा का। और उन्होंने क्या किया कि अपने अंग्रेज ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है ना? तो उस समय जो थे काफ़ी मुसलमानों ने इसका विरोध किया था। और ये घटना जो थी इसके मध्य हुई थी 1919 से 1924 के मध्य ये सारे आंदोलन हुए थे। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों बताए हैं। असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन की जो समिति थी वो 1919 के अंदर बनी थी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये जो थे, ये इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अली बंधु जो थे, वो भी इनके साथ में थे और अजमल खान और हज़रत मोहल्लानी जो थे, इनके नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था और ब्रिटिश सरकार को तुर्क के प्रति अपने रवैये बदलने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ऐसा उसमें उस समय की घटना में आता है। तो 1919 के अंदर अखिल भारतीय हो गया। भारतीय से क्या हो गया? भारतीय से वो हो गया अखिल भारतीय खिलाफत समिति आयोजित कर दी गई और ब्रिटिश साम्राज्य के सामने बहिष्कार किया गया, ठीक है ना? तो मुस्लिमों की मांग क्या थी? अगर इस पे देखा जाए, क्योंकि अंत में हम एक निर्णय पर आते हैं कि उनकी मांग क्या थी। तो उनकी मांग इतनी ही थी कि मुस्लिम प्रवर्तक स्थानों पर क्या हो, खलीफा का निर्माण कर दिया जाए, नियंत्रण कर दिया जाए या निर्माण कर दिया उन जो स्थान है उनको दे दिया जाए और खलीफा को यहाँ पर गद्दी पर बिठाया जाए और क्षेत्रीय व्यवस्था के बाद में खलीफा को पर्याप्त क्षेत्रों को दिया जाए। मतलब यही सबसे बड़े वो स्थान जो हैं, वो खलीफा को ही दिए जाएँ। ऐसा इसमें 2 शर्तों के साथ खड़े हुए थे। और
इसमें कॉन्फ्रेंस का प्रारंभिक रुख क्या था? अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उस समय, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पर क्या रहता है, कांग्रेस का क्या रहता है? तो कांग्रेस का यहाँ पर असहयोग आवश्यक था। असहयोग आवश्यक इसलिए था क्योंकि उनके खिलाफत आंदोलन की सफलता बनाते हुए कांग्रेस का सहयोग आवश्यक था। कांग्रेस उसमें जब तक सहयोग नहीं करती, तो खिलाफत आंदोलन नहीं बनता। महात्मा गांधी ने खिलाफत के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ सत्याग्रह और असहयोग शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया और सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने इस तरह से राजनीतिक राजनीतिक कार्रवाई यहाँ पर एकजुट नहीं थे। मतलब अलग-अलग धड़े बने हुए थे कांग्रेस में भी कि कांग्रेस नरम दल, गरम दल, उच्च विचारधारा और अलग विचारधारा रखने वाले 2 यहाँ पर अलग-अलग बनते। तो ये सबसे बड़ी राजनीतिक एकजुटता नहीं थी। ठीक है ना? जिस तरह मुस्लिम लीग में एकजुटता थी, उस तरह से कांग्रेस लीग में अगर एकजुटता होती, तो ये एक बड़ा मैं कहता हूँ ब्रिटिशर के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती थी उस समय। ठीक है ना? उसके बाद में कॉन्फ्रेंस में अपना समर्थन देना शुरू कर दिया था, हालाँकि मुस्लिम लीग का, तो और हिंदू और मुस्लिम जो थे एकजुट हो गए। तो ये सबसे बड़ी बात जो थी अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ पर सताती थी कि यहाँ पर दोनों एक हो गए। ठीक है ना? तो इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ, मुस्लिम जो थे वो भारी मात्रा में शामिल होकर एकजुट स्वर में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे और इसके दौरान मुस्लिम लीग जो थी राजनीतिक क्षेत्रों में सवाल उठाने लगी और कांग्रेस जो थी उसने अपने आंदोलन का पूर्ण समर्थन देते हुए फैसला किया था। तो ये दोनों आंदोलन थे, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ये दोनों आंदोलन जो थे आपको ब्रीफ में बताए गए हैं यहाँ पर। और इसके बाद में असहयोग खिलाफत आंदोलन एक हुआ। महात्मा गांधी की भूमिका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसने महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी जी ने आंदोलन की जब शुरुआत की तो गांधीवादी आंदोलन इसे कहा गया। शुरुआत में इसे गांधीवादी आंदोलन कहा गया क्योंकि ये असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था, तो गांधी जी ने जब इसको अपना लिया तो गांधीवादी आंदोलन इसको बोला गया था। तो 1915 की बात यहाँ पर थोड़ा-सा पूर्व में चलेंगे क्योंकि पूरी घटनाएँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो हम असहयोग खिलाफत आंदोलन से जुड़ते हुए ही आगे की तरफ चलेंगे, तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्योंकि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो आपने अनेक टीचर्स को ये चोरा-चोरी कांड हुआ, इनके बारे में पूछते हुए सुना होगा। यूट्यूब पर अधिक वीडियोज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप उनको सुनेंगे, तो आपको इन्हीं के बारे में सुनने को मिलेगा। तब तक आप उसका बेसिक नहीं पढ़ेंगे, बेसिक फंडा नहीं समझेंगे, तब तक ये सारी चीज़ें आपके लिए समझने में थोड़ी-सी कठिनाई होगी कि ये आंदोलन क्यों हुए थे, ठीक है ना? तो सॉरी, जो गांधी जी थे, गांधी जी का जब इस आंदोलन से जुड़े, तो 1915 के अंदर महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। सन आपको याद रखना है कि 1915 में महात्मा गांधी जी 1915 के अंदर महात्मा गांधी जी कहाँ से लौटे थे? अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से क्या लौटे थे? भारत लौटे थे। लिखूँगा कम मैं यहाँ पर थोड़ा-सा, आप ये ना सोचें कि लिख नहीं रहे हैं, तो सिर्फ़ हेडिंग आपके सामने लिख दी जाएगी क्योंकि सारा चीज़ तो यहाँ पर लिख नहीं पाएँगे। तो इस चीज़ को अगर देखें, तो जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे, तो उस समय क्या हुआ कि अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने खेड़ा चंपारण में था और अहमदाबाद में किसानों और मज़दूरों ने विरोध जब आयोजित किया था या शुरुआत की थी, तो उस समय महात्मा गांधी आंदोलनों की शुरुआत हुई। तो मेन जो थी खेड़ा के अंदर कुछ किसान चंपारण में कुछ किसान बैठे थे, तो महात्मा गांधी को किसी ने बताया कि वहाँ पर मील मज़दूर जो थे चंपारण में, तो वहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है, तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी चले गए। आंदोलन को देखते हुए चले गए कि उन मील मज़दूरों की स्ट्राइक चल रही थी और उनकी माँगें थी कुछ, तो उनको देखते हुए महात्मा गांधी जी वहाँ पर उस आंदोलन में चले गए। उसके बाद में अहमदाबाद में भी म आंदोलन हुआ किसानों का और मज़दूरों का, तो वहाँ भी महात्मा गांधी जी ने इस तरह से महात्मा गांधी जी भारत में कह सकते हैं कि शुरुआत उन्होंने 1915 से करना प्रारंभ कर दिया था आंदोलन की। अगर इसको सही ढंग से देखें, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो मेन थी, अगर उसे मैं आपको पॉइंट में करूँ, तो 1 अगस्त 1919 1 अगस्त 1919 को यहाँ पर घोषणा की थी उन्होंने। उससे पहले जो था असहयोग आंदोलन हुआ था। मेन मुद्दा जो था असहयोग आंदोलन का वो था जलियांवाला जलिया जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था, ये असहयोग आंदोलन का एक मेन कह सकते हैं कि मुद्दा था, जिसके ऊपर
ये सारी चीज़ें गरमाई गई थी, ठीक है ना? अगर हम देखें तो इसको किस प्रकार देख सकते हैं कि भई जलियांवाला हत्याकांड में दमनकारी जो कार्रवाई थी, उसके आगे न्यायिक रूप से अगर कोई मदद नहीं मिल रही थी, तो राष्ट्रीय सम्मान की पुष्टि करने और भविष्य में गलतियों को पुनरावर्तित मतलब पुनरावर्तित ना कर पुनरावर्तित को रोकने के लिए एक प्रभावी साधन स्वराज की स्थापना की। मतलब यहाँ पर स्वराज की स्थापना कैसे हुई ये बताया गया है। तो स्वराज की स्थापना जो थी वो राष्ट्र को सम्मान दिलाने के लिए, सम्मान की पुष्टि में और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, तो उन्होंने साधन स्वराज की स्थापना की। प्रभावी साधन स्वराज की स्थापना की, जिससे उनको ये लगे कि यहाँ पर अब ऐसी कोई घटना ना घटे, जिससे इस तरह की घटना घटने पर जान-मान की हानि होती है, लोगों का यहाँ पर बहुत बड़ा जन आक्रोश पैदा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो इसमें 1 अगस्त 1 अगस्त 1 अगस्त को अगर हम देखें 1919 1 अगस्त 1919 को महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर असहयोग आंदोलन की घोषणा की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। सॉरी, तो मैं एक्सप्लेन करने में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे इंग्लिश में बोलना भी था, बाइलैंग्वेज में थोड़ा सा बताना था, तो बाइलैंग्वेज में नहीं बता पाया, ठीक है ना? यहाँ पर असहयोग आंदोलन की घोषणा की 1919 की। ये सारी चीज़ें वहाँ पर संक्षिप्त में मैंने पीपीटी में लिखी है, पर ये जो चीज़ें वर्बली आपको बताई जा सकती है वो मैं यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन के माध्यम से इस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन अ, शुरू कर दिया महात्मा गांधी ने। यहाँ पर असहयोग आंदोलन का क्या कार्यक्रम था, तो उसको देखें तो असहयोग आंदोलन में राष्ट्र का राष्ट्र एकता का प्रसार राष्ट्रीय एकता का प्रसार और सरकार के साथ असहयोग के संदेश को प्रचार करना था। मतलब राष्ट्रीय एकता है, हमारी राष्ट्र एकता है और आंदोलन की घोषणा के दिन लाखों देशवासियों ने गांधी जी के समर्थन में सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और कोई कार्यक्रम नहीं, मतलब कोई कार्य नहीं किया। जो सरकारी कामकाज होते हैं वो कोई भी कार्यक्रम नहीं किए गए और महात्मा गांधी के अल्ली बंधु जो थे, उनके साथ में एक राष्ट्रीय एकता का प्रचार करने लगे और इसी असहयोग आंदोलन को आगे की तरफ बढ़ना प्रारंभ किया। तो अब बात आती है कि विदेशी उपाधियों को यहाँ पर और विदेशी वस्तुओं का यहाँ पर बहिष्कार किया गया। तो इस कंटेस्ट में अगर हम देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर हुए, चाहे महात्मा गांधी हुए, चाहे भारत के कोई भी यहाँ पर पद पर व्यक्ति जो थे उन्होंने बहिष्कार किया था। असहयोग आंदोलन जो था वो ब्रिटिश उपाधियों को, सम्मानों को बहिष्कार किया। ब्रिटिश न्यायालय, विधायकों और शैक्षणिक संस्थानों पर बहिष्कार किया। मतलब यहाँ पर विदेशी वस्तुओं का तो पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया और यहाँ पर विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई गई। सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई 1920 और 1922 के मध्य में। विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट हुई जब ये होली जलाई गई और स्वदेशी, महात्मा गांधी जी ने कहा स्वदेशी हम हमारी खादी से बने हुए वस्त्र पहनेंगे। तो उसके बाद में विदेशी वस्त्रों की यहाँ पर एक बड़ी आयात में भारी गिरावट हुई थी। अगर इसी बात को आगे की तरफ देखें तो स्वदेशी प्रचार प्रसार भी था। बहिष्कार में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग को बढ़ावा दिया गया, जो मैंने आपको कहा ही था। चरखा चलाने पर बात की गई थी और वस्त्र को उपयोग में लेने पर, खादी के वस्त्रों को उपयोग में लेने पर की बात भी यहाँ पर कही गई थी। हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ावा देने का प्रचार प्रसार भी महात्मा गांधी जी ने बहुत ज्यादा किया था और साथ ही साथ मादक पदार्थों का यहाँ पर बहिष्कार किया गया, क्योंकि अंग्रेज आए थे तो काफी यहाँ पर मादक पदार्थों की यहाँ पर भी अ, आयात होती थी, तो उसे कम करने की कोशिश की गई। चरखा का महत्वपूर्ण यहाँ पर घरेलू सामान बना दिया गया है, यहाँ पर बनाया गया। महात्मा गांधी जी द्वारा चरखे को सबसे बड़ा यहाँ पर बात कही गई। आंदोलन की प्रक्रिया अगर लोगों के द्वारा देखी जाए तो स्कूल, कॉलेज, महिला, कृषक सभी मिलकर यहाँ पर इस आंदोलन के पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि इन्होंने अपना योगदान दिया। और साथ ही साथ अगर मैं आपको इसके साथ एक बात और बताऊं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े यहाँ पर नेता जो थे उन्होंने इसको आंदोलन में भाग लिया। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का बोलूं तो यहाँ पर कोई भी कम नहीं होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर सबसे पहले लीड में थे और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पर थे। जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति यहाँ पर थे। आजम खान जो थे वो यहाँ पर थे। अजमल खान, सॉरी, आजम खान नहीं।
और गोपी बंधु दास जो थे वो भी यहाँ पर थे, इस आंदोलन की कह सकते हैं कि अ, भूमिका में थे। राजगोपालाचारी जी थे, सी राजगोपालाचारी, वो भी यहाँ पर मेन भूमिका में थे। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जो कानूनी जोड़ कानून की जो पेशा था वकीलों का, वो वकीलों का छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े थे। ये बहुत बड़े-बड़े नेता यहाँ पर जुट पड़े। अब आती है चोरा-चोरी की असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की समाप्ति चोरा-चोरी पे कैसे हुई? तो उत्तर प्रदेश के अंदर चोरा-चोरी यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर पीपीटी बनाई थी, तो उसके अंदर एक इमेज आपको सबसे पहले वाले फ्रंट पे दिखाई गई थी। तो उस इमेज के अंदर हमने बताया कि ये जो स्मारक बना हुआ है, इसके अंदर एक पिक्चर आपको दिखाई जा रही है। उस पिक्चर के अंदर आपको बताया गया है कि एक छोटा-सा पुलिस स्टेशन है, ठीक है ना? तो अब इस बात को अगर हम देखें, तो गुस्सा आई भीड़ ने उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर जो चोरा-चोरी पुलिस स्टेशन स्थान है, उस पुलिस थाने के अंदर कर्मचारी के मध्य हुए संघर्ष के बाद में 22 पुलिस कर्मचारियों को की हत्या कर दी और उस पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया गया और इसके हाथ इसी के साथ में मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र, जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रीय नेता जो थे उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी के फैसले पर अपनी यहाँ पर असहमति व्यक्त की। गांधी जी के फैसले की यहाँ पर असहमति व्यक्त की गांधी जी ने। गांधी जी के इस बात से और इस आंदोलन को तेजी से देखते हुए खबर फैल गई थी कि ऐसा हो चुका है। हिंसा मतलब बढ़ती हिंसा को यहाँ पर देखते हुए इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा गांधी जी ने कर दी थी। तो इस बात की असहमति जो थी मोतीलाल नेहरू ने की थी और राष्ट्रीयवादी नेताओं ने काफ़ी इसकी आलोचना भी की। और ये आंदोलन जो था महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया 1922 के अंदर। यहाँ पर ये पॉइंट है 1922 में यहाँ पर महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी होती है। महात्मा गांधी जी की यहाँ पर क्या होती है? गिरफ्तारी होती है और 6 वर्ष की कारावास की सजा दी जाती है। यहाँ पर 6 वर्ष 6 वर्ष की कारावास। 6 वर्ष का यहाँ पर कारावास की सजा यहाँ पर महात्मा गांधी जी को दी जाती है और आंदोलन का विफल होने का सबसे बड़ा कारण था कि चोरा-चोरी कांड जो हुआ था, उसमें हिंसा का प्रयोग हुआ था जो महात्मा गांधी जी उसके खिलाफ थे और सक्रिय प्रक्रिया का अभाव था। मतलब किसी भी चीज़ को पॉजिटिव डायरेक्शन देना, ये सबसे बड़ा यहाँ पर एक पॉइंट रहता है और खिलाफत आंदोलन के मुद्दे जो थे, वो भी इसकी समाप्ति की ओर लेके चले गए। तो आंदोलन विफल होने के कारण जो थे, खिलाफत आंदोलन के भी मुद्दे थे, सक्रिय राजनीति का अभाव था और हिंसा का प्रयोग होने से ये सारी चीज़ें यहाँ पर बदल दी गई और असहयोग आंदोलन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इन प्रभावों को देखते हुए कोने-कोने से लोग जो थे, वो आए थे, पहुँचे थे, तो उन लोगों को भी काफ़ी यहाँ पर अ, आर्थिक रूप से देखा जाए तो और ये सारी चीज़ें यहाँ पर खिलाफत आंदोलन से जुड़ी हुई थी और इन सभी चीज़ों के बाद में अगर देखा जाए तो यहाँ से चोरा-चोरी कांड जो था वो समाप्त हुआ, चोरा-चोरी कांड हुआ और चोरा-चोरी कांड के बदले में यहाँ पर असहयोग आंदोलन की यहाँ पर बात जो थी, वो यहाँ पर आंदोलन को दोनों को दबा दिया। तो अब चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ कि अब 100 वर्ष मनाए जा रहे हैं इसी घटना पर आधारित। तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को एक गुस्सा आई भीड़ों ने गोरखपुर के चोरा-चोरी पुलिस थाने पे आग लगा दी, जो बात हमने पहले भी आपसे कही। इस घटना के दौरान पहली बार क्रांतिकारियों के गुस्सा का शिकार पुलिस वाले हुए थे। मतलब यहाँ पर ये है, इससे पहले पुलिस को नहीं मारा जाता था, पुलिस की सख्ती को यहाँ पर बर्दाश्त किया जाता था। यहाँ पर ये जो कहा गया, इसमें 23 पुलिस वाले जो थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया और इन पुलिस वालों को शहीद माना गया और क्योंकि ये ड्यूटी कर रहे थे तो इन लोगों को क्या कहा गया, पुलिस वालों को शहीद बनाया और उसी की जगह शहीद स्मारक की स्थापना की गई है। मैंने आपको बताया भी उस पिक्चर के अंदर। वही जो सत्याग्रही मारे गए थे उन्हें शहीद माना गया। जो सत्याग्रही थे, आंदोलन में आए थे, वो भी उनकी भी डेथ हुई थी तो उनको भी शहीद स्मारक बनाया गया। उनकी भी शहीद स्मारक में है और यहाँ पर भी उनका भी शहीद स्मारक, दोनों का बनाया गया है। इसी के चलते हर हर साल 4 फरवरी को यहाँ पर क्या किया जाता है, शहादत दिवस
शहादत दिवस मनाया जाता है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि शहादत दिवस कब मनाया जाता है। शहादत दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऐतिहासिक चोरा-चोरी की घटना के बाद 100 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने शताब्दी समारोह मना रही है। ये बात आपके सामने हमने कही। इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, जो बात हमने आपको बता ही दी। लेकिन क्रांतिकारी जो थे, क्रांतिकारियों का एक दल नाराज हो गया था। बताया भी था, बड़े-बड़े लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस जैसे। तो 16 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने अपने लेख चोरा चोरी का अपराध लिखा लिखा कि अगर यह आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगह भी ऐसी घटनाएं होती। उनका कहना था कि अगर इस आंदोलन को नहीं लूंगा तो इस आंदोलन से प्रेरित होकर दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसी घटनाएं की जाएगी। और महात्मा गांधी अहिंसा के प्रवर्तक थे। हिंसा कतई नहीं देखना चाहते थे, तो वो चाहते थे कि अहिंसा सत्य के रूप में, अहिंसा के रूप में अगर कार्य किया जाए तो इस घटना को गलत बताया उन्होंने। इस घटना के साथ एक तरफ जहाँ पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया गया, पुलिस वालों को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि उनके उकसाने पर ही भीड़ ने ऐसा कदम उठाया। वहीं दूसरी तरफ घटना को शामिल तमाम लोगों को अपने आप को पुलिस के हवाले करने को कहा क्योंकि उन्होंने अपराध किया था। ठीक है, ये सारी घटना यहाँ पर बताई गई थी। तो गांधी जी जो थे वो देशद्रोह का मुकदमा यहाँ पर चला था, मैंने आपको बताया भी था। और 22 मार्च को उनको और गिरफ्तार कर लिया गया था और यहाँ पर कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 4 सितंबर 1922 को असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, जो आपको बताया ही था। तो गांधी जी ने यहाँ पर मानना था कि अगर असहयोग आंदोलन के सिद्धांतों का सही पालन किया जाता तो 1 साल के अंदर-अंदर अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाते, ऐसा महात्मा गांधी जी का कहना था। महात्मा गांधी जी ने वस्तुओं का भी बहिष्कार किया, तो यहाँ पर वस्तुओं, संस्थाओं, व्यवस्थाओं और का बहिष्कार किया, फैसला किया था क्योंकि अंग्रेज जो थे भारत में शामिल शासन कर रहे थे। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का अंग्रेजी कानून, शिक्षा, प्रतिनिधि सभाओं को बहिष्कार की बात कही। खिलाफत आंदोलन के साथ ही मिलकर असहयोग आंदोलन बहुत ही हद तक कामयाब भी रहा। दोनों साथ हो गए तो एकजुट होने से काफ़ी चीज़ें परिवर्तित हो जाती है। जब तक हम एकजुट रहेंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता। तो हिंदू मुस्लिम जो थे उस समय एकता दिखाई थी। आज भी यही चीज़ है कि आप एकता से रहें, प्रेम से रहें, सद्भाव से रहें, यही चीज़ है। इस इस घटना से हमें क्या सीख मिली है कि एकजुट रहने से काफ़ी फ़ायदा है और जो हो गया अतीत में उससे कुछ न कुछ सीखने को यहाँ पर मिलता ही है। हमें उससे कुछ न कुछ प्रेरणा लेनी ही चाहिए, जिससे क्या है कि हमें आने वाले समय में हम इन चीज़ों को सुधार सकें। अब राष्ट्र के हित की बात थी, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन करी। 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, किसी न किसी घटना से किस तरह से आप शिक्षा लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।